नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस छोटे से वीडियो में हम तराइन के जो प्रथम और द्वितीय युद्ध हुए थे और किस प्रकार से उन युद्धों का भारतीय इतिहास में महत्व है, इस बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। कृपया हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो बात आप बड़ी बड़ी किताबें पढ़ करके भी अनुमान नहीं लगा सकते, वो इस छोटे से वीडियो से आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। देखिए दोस्तों, तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि मोहम्मद गोरी कौन था। मोहम्मद गोरी मध्य एशिया के गजनी और हेरात प्रांतों के बीच में एक छोटा सा क्षेत्र है गोर, वहां का एक छोटा सा शासक था। देखिए दोस्तों, ये अरब और तुर्कों का ये भारत पर तीसरा आक्रमण था। इससे पहले मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण कर चुके थे। मोहम्मद गोरी ने 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया था, 1176 में उच्च पर आक्रमण किया था और 1178 में अहिनलवाड़ा गुजरात में आक्रमण किया था, परंतु उसे कोई विशेष सफलता नहीं मिली थी। इसलिए उसने इस बार पंजाब के रास्ते को भारत पर आक्रमण के लिए चुना था। अच्छी तैयारी के साथ 1191 में वो तराइन के मैदान में एक बड़ी विशाल सेना लेकर के आ डटा। इस समय भारत में छोटे छोटे कई राज्य थे, परंतु उत्तरी भारत का सबसे प्रमुख राज्य था चौहान साम्राज्य। पृथ्वीराज तृतीय, जो कि इतिहास में पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाने जाते हैं, इस समय यहाँ के शासक थे जिनकी राजधानी अजमेर थी। अजमेर और दिल्ली इनके प्रमुख शहर जो थे, जो इनके साम्राज्य में आते थे। उत्तरी भारत का ये सबसे बड़ा साम्राज्य था। तो भारत का जो रक्षा का जो दायित्व था वो इस समय चौहानों के कंधों पर था। जब इसका समाचार पृथ्वीराज चौहान को लगा तो पृथ्वीराज चौहान एक विशाल सेना के साथ तराइन की तरफ चल पड़ा। देखिए दोस्तों, तराइन का जो मैदान है वर्तमान हनुमानगढ़, टिब्बी और तलवाड़ा झील के पास, जो हरियाणा और राजस्थान का जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है, सीमा का जो एरिया है, वो तराइन का मैदान था। वहां पर दोनों सेनाएं आमने सामने आ डटी थी। इस समय दिल्ली का जो सामंत, जो गोविंदराज, जो पृथ्वीराज चौहान के अधीन आता था, इस चौहान सेना का नेतृत्व कर रहा था। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन पहुंचते ही गोविंदराज के साथ विचार विमर्श कर तुरंत मुस्लिम सेना के ऊपर आक्रमण कर दिया, जिससे मोहम्मद गोरी की जो सेना है वो संभल ही नहीं सकी और उसके पैर उखड़ने लगे। चंद ही घंटों में तुर्क सेना है वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और उसके सैनिक है वो भागने लगे। चौहानों के प्रबल आक्रमण के सामने गोरी की जो सेना है वो पूरी तरह से पस्त हो गई। पृथ्वीराज चौहान के सेनापति गोविंदराज ने आगे बढ़कर के खुद मोहम्मद गोरी के ऊपर भीषण प्रहार किए, जिससे वह मरणासन हालात में घायल हो गया और युद्ध क्षेत्र से तुर्क सेना भाग खड़ी हुई। एक खलजी सैनिक ने बड़ी मुश्किल से मोहम्मद गोरी की जान बचा करके युद्ध क्षेत्र से लेकर के चला गया। देखिए दोस्तों, इतना ही काफी नहीं था, चौहान इस खुशी में झूम उठे। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने अपने सेनापति गोविंदराज को इस विजय के बाद गले से लगा लिया, परंतु इधर मोहम्मद गोरी है वो इस पराजय की आग में जलने लगा और वहां जाकर के उसने पुनः अपने प्रशिक्षित सैनिकों को तैयार करना शुरू कर दिया। एक साल में उसने 1,20,000 तेज तर्रार घुड़सवार सैनिकों की सेना तैयार की और अगले ही साल 1192 में वो पुनः भारत पर आक्रमण कर बैठा और 1192 में वो तराइन के मैदान में आ डटा। देखिए दोस्तों, ये जो युद्ध था भारतीय इतिहास में टर्निंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है। यहीं से भारतीय इतिहास में एक काले अध्याय की शुरुआत होती है। देखिए दोस्तों, इस समय पृथ्वीराज चौहान के हालात भी विपरीत हो चुके थे। भारत के प्रमुख शासक कनौज के गहड़वाल शासक जयचंद के साथ भी उसका विवाद हो गया था। जयचंद की पुत्री संयोगिता से प्रेम विवाह करने के कारण जयचंद है वो पृथ्वीराज चौहान का शत्रु बन बैठा था। ऐसे समय में जब उसे समाचार मिला कि मोहम्मद गोरी ने पुनः भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया है, तो विशाल सेना के साथ तराइन की ओर चल पड़ा और उसने दिल्ली के सामंत गोविंदराज को भी तराइन पहुंचने के आदेश दे दिए। गोविंदराज, जो कि पृथ्वीराज चौहान से पहले ही तराइन के मैदान में आ पहुंचा था, परंतु इस बार पृथ्वीराज चौहान की स्थितियां हैं वो कुछ कमजोर थी। उसका एक प्रमुख सैनिक सिकंद 40,000 सैनिकों के साथ कन्नौज साम्राज्य की सीमा के ऊपर डटा हुआ था। उसका एक दूसरा जो योद्धा उदय 40,000 सैनिकों के साथ राजधानी अजमेर में संयोगिता की रक्षा के लिए डटा हुआ था। परंतु पृथ्वीराज चौहान ने इस समय भी बड़ी हिम्मत और वीरता के साथ काम लिया और तराइन के मैदान में मोहम्मद गोरी के सामने आ डटा। परंतु इस बार पृथ्वीराज चौहान ने यह बड़ी भूल की कि आते ही उसने मोहम्मद गोरी की सेना के ऊपर आक्रमण नहीं किया और गोरी की सेना के सामने अपना पड़ाव डाल दिया। देखिए दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा मोहम्मद गोरी ने उठाया और मोहम्मद गोरी ने एक दिन अल सुबह 4 बजे पृथ्वीराज चौहान की सेना के ऊपर भीषण आक्रमण कर दिया। जिस समय पृथ्वीराज चौहान की सेना लड़ने के लिए तैयार नहीं थी और ज्यादातर सैनिक सोए हुए थे, परंतु जैसे तैसे चौहान सेना ने संभलते हुए पलटवार किया और मोहम्मद गोरी की सेना के आक्रमण का प्रत्युत्तर दिया। परंतु दुर्भाग्य यह रहा कि कुछ ही घंटों में पृथ्वीराज चौहान की
प्रथम तराइन के युद्ध के हीरो रहे गोविंदराज इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। चौहान सेनापति के वीरगति के प्राप्त होते ही चौहान सेना में खलबली मच गई, परंतु पृथ्वीराज चौहान ने बड़े धैर्य और वीरता के साथ युद्ध का नेतृत्व अपने हाथों में लेते हुए हाथी से उतरकर घोड़े पर सवार होकर के युद्ध को जारी रखा और भागते हुए सैनिकों को रोकने की कोशिश की। परंतु दोस्तों इस समय युद्ध की बाजी पलट चुकी थी। शाम ढलते ढलते तुर्क सेना है वो चौहान सेना के ऊपर भारी पड़ने लग गई थी। ऐसे समय में मोहम्मद गौरी ने अपने 40,000 रिजर्व सैनिकों को भी अचानक युद्ध के मैदान में उतार दिया, जिससे चौहानों की हालत है वो खराब हो गई और ऐसे समय में सैनिक है वो युद्ध के मैदान को छोड़कर के भागने लगे। पृथ्वीराज चौहान भी अपनी हार को नजदीक देख करके युद्ध के मैदान से निकल चुके। वर्तमान एलनाबाद जिसका प्राचीन नाम खड़ियाल था, वहां से होते हुए पृथ्वीराज चौहान सिरसा की तरफ चले गए, परंतु मोहम्मद गौरी की सेना ने उनका पीछा किया और सिरसा के शहर को घेर लिया गया। पृथ्वीराज चौहान जैसे तैसे तुर्कों की सेना का घेरा तोड़कर सिरसा से निकल चुके और दिल्ली की तरफ रवाना हुए, परंतु तुर्क सेना ने उनका पीछा किया और हांसी के पास उनको अपने मित्र चंद्रबरदाई के साथ पकड़ लिया गया और उन्हें पकड़ करके गजनी ले जाया गया, जहां से रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी ने आगे बढ़ करके लगभग समस्त उत्तरी भारत पर अधिकार कर लिया। मोहम्मद गौरी जो कि भारत में अधिक समय तक नहीं रह सका था, अपने सेनापति कुतुबुद्दीन को उसने अपने विजित साम्राज्य का मालिकाना हक सौंप दिया था। ऐसे समय में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर भी अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज चौहान के भाई हरिराज ने बड़ी वीरता के साथ अजमेर को पुनः स्वतंत्र कराने की कोशिश की, परंतु वे सफल नहीं हो सके। इस प्रकार तराइन के द्वितीय युद्ध से भारत में एक गुलामी की शुरुआत होती है, एक काला अध्याय शुरू होता है जो लंबे समय तक जारी रहा और फिर भारत है वो 1947 में विदेशियों के इस जुए को उतार फेंकने में सफल रहा और देश आजाद हुआ। परंतु दोस्तों इस तराइन के युद्ध के जो दूरगामी परिणाम हुए, ये परिणाम आज भी हमें भुगतने पड़ रहे हैं। आज भी हमारे सैनिक तराइन की द्वितीय लड़ाई की हार का खामियाजा भुगते हुए शहीद हो रहे हैं। तो दोस्तों आपने इस छोटे से वीडियो में तराइन के युद्धों के बारे में जान लिया होगा, ऐसी हमें आशा है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।